हाँ भाई, नमस्कार रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों मौज चल चल रहा रही है है। सर। और इधर हमारा चल रहा है क्या, मॉडर्न। और मॉडर्न के हमने बोला था एटम मॉडल, बात करना चालू की, डाल्टन साहब ने क्या कहा, फिर भाई साहब प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ओ हो उनके अपने ड्रॉबैक्स देखे, डाल्टन साहब ने बोला स्मॉलेस्ट एटम है, फिर भाई साहब की खोज हो गई, तो भाई साहब पुडिंग मॉडल आ गया, जे थॉमसन वाला इलेक्ट्रॉन की खोज करके उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसपे वाटरमैन के सीट्स की तरह, जैसे वाटरमैन को पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लो और सीट्स की तरह इलेक्ट्रॉन डाल दो, ऐसी बात है। पर वो भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा समझा दिया है। इन बातों का जे थॉमसन साहब को दूर दूर तक कोई आईडिया नहीं था। अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा और आपको वजन आया, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। बहुत ज्यादा इसकी मतलब कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आ सकता है। अपने जितना पार्ट का हिस्सा है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट कराया, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और फिर उन्होंने उससे क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या रिजल्ट आया, उसका कंक्लूजन क्या निकाला। बेसिकली यही तरीका है। तो पहले समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रदरफोर्ड साहब ने क्या किया। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, वो समझते हैं, एक तरीके से वर्किंग एक्सपेरिमेंट की, उससे क्या रिजल्ट आया, ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, उसका कंक्लूजन क्या निकाला, वो लोग ये है। और फिर रदरफोर्ड साहब की क्या शॉर्टकमिंग थी, मतलब क्या बात थी जिसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल बढ़िया है, उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सारे जहां जो का क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मास्टर की बात सुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना आ गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओ हो तो लास्ट में पढ़ चुके थे, लास्ट में अपने डेविसन थर्मल एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, याद है कि भूल गया है। और हां सर, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को वेव की ट्रीट करके बता दिया था, थोड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताया था, लास्ट में की चर्चा थी। इस चर्चा पे फिर से आते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या करा उन्होंने, पहले समझो रदरफोर्ड साहब ने, ऐसा समझो। ऐसा तुमने ऐसा सुना होगा केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रेडियोएक्टिविटी पढ़ी होगी, अरे हां से पढ़िए। उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियोएक्टिविटी हम भी पढ़ाएंगे आपको थोड़ी, क्या उसके बाद में बात करेंगे। तो रेडियोएक्टिविटी में अपने बोला कई मटेरियल होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। मान लो रेडियोएक्टिव मटेरियल अल्फा डीके कर रहा है, याद करो अल्फा क्या होता है, याद है कि भूल गए हो। अल्फा डीके कुछ याद है, अल्फा डीके, अल्फा इज बेसिकली क्या होता है, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस। अरे याद है कि भूल गए हो, क्या होता है वो, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 प्लस। और हां सर, मान लो रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो अल्फा डीके कर रहा है, उस अल्फा डीके को बढ़िया एक बीम बनाकर, ऐसा बीम बना लिया, मतलब 6 से पास कर लिया, वेलोसिटी से पास कर लिया, जैसे अच्छा लगे, बहुत तरीके होते हैं। उसमें हम बात को थोड़े बात करी जाए, काम की बात समझें। उसको हमने गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड क्यों पहले समझे, गोल्ड अगर तुमने सुना तो गोल्ड के बहुत ऑर्नामेंट बनाते हैं। पर हां सर, वो ये टूर्नामेंट क्यों बना पाती है, वो मेडिकल है, मतलब उसको पीट पीट के पीट पीट के तो पतला सा तार भी बना सकते हो, उसको पतली सी लेयर भी गोल्ड की, इसलिए उसके टूर्नामेंट बना पाते हैं। और हां सर, तो जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने क्या करा, गोल्ड की फॉइल बनाई, जेडी उसका नंबर कितना था, 79। अच्छी बात, उन्होंने क्या गोल्ड की फॉइल पतली सी, आप ऐसा समझो इतनी पतली बना ली वो लेयर, इतनी पतली बना ली कि आप ऐसा मान सकते हो कि जो एटॉमिक लेयर है वो सिंगल है बस, मतलब ऐसा मान सकते हो कि एक सिंगल लेयर है ऐसे गोल्ड फॉइल thin, so we can consider one layer only। इतना मतलब आपने बना लिया, ऐसा समझे। ओ और क्योंकि कौन सा मटेरियल ऐसी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ग्लास को थोड़ी ऐसा कर पाएगा। हां सर, तो गोल्ड ऐसा कर पाता है, बहुत सारे नहीं कर पाते, बहुत सारे कर पाते, उसको हमने बनाया। अभी जो अल्फा पार्टिकल रेडियो मटेरियल से निकले ना, उनको इस पे गिराया, उनको इस पे गिराया, देखो ऐसे, ओ हो ये अल्फा सोर्स डी शील्ड होती है, ठीक है, ताकि वो ऐसे बाहर नहीं आए, एक जगह से बाहर है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों है भाई, जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से देखो छेद है, इस छेद से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा इस गोल्ड फॉइल पे टकराएगा, और टकराकर वो कहां-कहां फिर बिखरेगा, उसको अपन स्क्रीन पर लेते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहां टकराएगा वहां पे छेद मतलब, तो ऐसा समझो स्प्लैश आएगा, सिपलिंग इफेक्ट आएंगे, और उसकी वजह से वहां पर समझो निशान मिल जाएगा, ऐसा समझो, ऐसी स्क्रीन है बोलो, ये है। और हां सर, तो बेसिकली बेसिक एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल, लीड शील्ड, अल्फा पार्टिकल सोर्स, ये रेडियो मटेरियल होता है बेसिकली, ठीक है। लीड शील्ड मतलब ताकि जो आपके रेडियो डिकेज है वो इधर और नहीं जाए, नुकसान नहीं पहुंचाए, और कोई कारण, ठीक है। अच्छी बात है, लो ये निकला, देखो ओए ओए ओए, अल्फा पार्टिकल बीम सब तरफ बिखरी। और हां, कुछ अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स गए, कुछ स्कैटर्ड पार्टिकल्स गए, हो कुछ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स गए, मतलब वो अच्छी खासे हुए, हो स्कैटर्ड डिफ्लेक्टेड एक बात। तो हाई एंगल पे पार्टिकल ये हमने देखा जब हमने अल्फा, पहले तो अल्फा है, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है, यानी कि अल्फा का चार्ज कितना है भाई साहब, उसका चार्ज है +2। ओ हो चार्ज कितना है, +2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, +2 उसका चार्ज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे अल्फा बीम निकली, ये हुआ, ये हुआ, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं नहीं बता सकता ऐसा हुआ। एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है कि वी हैव टेकन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो मटेरियल, मेक अ कॉलिमेटेड बीम ऑफ इट, फॉल्स ऑनटू अ वेरी वेरी थिन, वेरी थिन टू कारण है, सो दैट वी कैन कंसीडर इट एज अ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स। ओके सर, बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और जब हमको गिराया तो देखा कि जो अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसमें देखा सब तरफ हमको अल्फा पार्टिकल मिले। अब इसको और डीप एनालिसिस करेंगे। पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बेसिक सेटअप बना लो, ये बनाया, ये करा, क्या ये बात समझ आई? अरे क्या ये बात समझ आई कि कोई अपन बहुत डीप उसमें नहीं जा रहे कि अच्छा गोल्ड फॉइल किसकी होगी, उसकी क्या थिकनेस होगी, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन की क्या रेडियस होगा, ये बात पर नहीं जा रहे, अपने ओवरऑल ओवरव्यू कर रहे हैं। ये तो पूरा रदरफोर्ड करने में आपको प्रोजेक्ट कर सकता है। अच्छा हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। चलो भाई उतार लो, ओके सही है, सही एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है जैसे करा गया, बोलो ये है, अरे पक्की बात, ये रेडियो मटेरियल है सर, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। एक्सपेरिमेंट सेटअप ये क्या करा वो है, अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि हमने ऑब्जर्व करा। अच्छा, एक बेसिक सी बात बताता हूं कि हमने 10,000 अल्फा पार्टिकल गिरे, तो उसमें से किस-किस के साथ क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन, उसको देखिए, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप था। अब देखो इसने अल्फा पार्टिकल गिराया, ये गोल्ड फॉइल पर तीसरी लेयर, ये देखो ये ऐसे टुकड़े हुए, 1 डिग्री अल्फा, एक ऐसा भी आया जो 1 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। ओहो, नॉन कुछ ऐसे भी हुए जो नॉन रिफ्लेक्टेड गए, कुछ स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, कुछ रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ओहो, कुछ स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, कुछ कम से हुए, कुछ नहीं हुए, ये ऐसा भी हुआ तो 1 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा हुआ, ये प्रैक्टिकल बात है, ये हुआ, दिस इज ऑब्जर्व। इसका डेटा पे थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। बोलो क्या है, हमने क्या देखा, ध्यान से समझो कि अगर मान लो हमने 10,000 पार्टिकल, 10,000 अल्फा पार्टिकल अगर गिराए, तो हमने देखा 10,000 में से शायद एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो 180 डिग्री से पलट आएगा। आप देखोगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसा मतलब 10,000 में से 8 8,500 पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड जाएंगे, ऐसा समझो। 1 आउट ऑफ 10,000 आप ऐसा समझो, ये अप्रॉक्स है, 1, ये 8,000 टू 8,500 अनरिफ्लेक्टेड गए। अच्छा, स्मॉल एंगल पे मान लो 1000 के आसपास, ये मान लो 500 के आसपास, ऐसे
अच्छा, ये हमने देखा कि 10,000 पार्टिकल निकला, 8-8,500 जाता है, अनडिफेक्टेड जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ा गोल्ड फॉइल थी कि नहीं थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उनको फर्क नहीं पड़ा कि गोल्ड फॉइल थी या नहीं थी। मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल्स प्रोसेस विदाउट रिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। 10,000 में से एक वापस पर डिग्री पर क्या है, बहुत कम ऐसे 100 200 300 400 कम होते होंगे, एप्रोक्सीमेट डेटा ले रहा हूं। तो जो लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट 120 130 40 डिग्री, कुछ जो 5 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री से के अंदर अंदर में मैक्सिमम पड़ जाते हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं। ओह, तो 1000 के आसपास ऐसा अंदाजा है, ठीक है। ये रियल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब इससे कंक्लूजन निकालेंगे, अच्छा ऐसा हुआ भाई, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अपने करी, ये हमें समझ आया। अब इससे कंक्लूजन निकालेंगे, यार मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं गोल्ड फॉइल निकल लिए। अरे सोचो हमने क्या माना कि हमने एक सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल लिए, तो उसमें एटम एटम जमे हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग को एटम था या नहीं था उसको फर्क ही नहीं पड़ा। अरे हाँ, यानी कि इन एटम की मैक्सिमम जगह खाली है। ये कंक्लूजन निकाला गया इस डेटा से। इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया? मैक्सिमम स्पेस इन एटम्स इज एम्प्टी। ओहो, मैक्सिमम स्पेस इन एटम्स इज एम्प्टी, यानी कि बोला कि एटम जहां पढ़ रहे थे ना, वो भाई जैसा उन्होंने बोला था ना, किसने, जे थॉमसन साहब ने, कि प्लम पुडिंग मॉडल, जो एक सॉलिड है, अगर सॉलिड लगे होते तो सारे पार्टिकल डेविएट होते, टकराते, ऐसा हुआ ही नहीं, मैक्सिमम तो डेविएट चले गए। इसका मतलब उन्होंने बोला कि एटम की मैक्सिमम स्पेस, उन्होंने बोला एटम की मैक्सिमम स्पेस खाली है। अच्छा अच्छा, तो ये बात और ये बात क्या बता, ये बेसिकली ध्यान से दिस शोज रिपल्शन। हमारा अल्फा पार्टिकल कैसा है, हमारा अल्फा पार्टिकल कैसा है, हमारा अल्फा पार्टिकल सर पॉजिटिवली चार्ज को कौन रिपेल कर सकता है, कौन नेगेटिव नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज। ओह, तो उन्होंने बोला इट मींस पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small place in atom। किसी को तो बाद में न्यूक्लियस बोला क्या? अरे हाँ सर, तो किसी ने बोला भैया एटम न्यूट्रल का, तो यही बोला कि भैया खाली स्पेस थी, तो जो खाली स्पेस थी उसके बिल्कुल सेंटर पर आप समझो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है, और जो नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जैसे हमने सामने बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड साहब ने, व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच वाज वेरी वेरी यू कैन से नॉट ऑब्वियस। एंड ये आगे ही इसका बेस बनाकर फिर आगे बोर्ड साहब आए, श्रोडिंगर साहब आए, उन्होंने इसको रिफाइन करा। हां, तो जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं करते तो कैसे इस बात को रदरफोर्ड पहुंचा, रदरफोर्ड साहब इसको और लेवल पे ऊपर लेके गए। क्या कंक्लूजन निकाला? फिर से बेसिक कंक्लूजन समझना चाहिए कि व्हाट ही हैज कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, यू हैव सीन, व्हाट सेटअप ही हैज यूज्ड, यू हैव सीन, व्हाट कंक्लूजन ही हैज डन इज दैट the maximum space of an atom is empty because most of the alpha particles goes undeviated, that is what he has concluded, and out of 10,000 only one of the alpha particle is reflected back, yani shown a reflection of 180 degree, and that is how he has concluded that the positive charge of an atom is concentrated at its very center, and that center is known as nucleus। अरे yes or no? अरे हाँ सर, बोल क्लियर है क्या? हाँ, तो किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन का, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो क्या इक्वेशन को फॉलो करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ओहो, बोल क्लियर? अरे सोच लो, ये कहानी समझ आई क्या? अभी और चक्कर में निकाल जाएगा, पीपीटी पर पीपीटी डिटेल में बनवाई मैंने। अरे बोलो भाई कि मॉडल में लिखना थोड़ा ज्यादा होता है, याद करने का थोड़ा दिमाग से करने का ज्यादा होता है, तो आप उसको लिखते चलेंगे, अच्छे से चिंता मत करो, बड़े डिटेल में पीपीटी बनवाई हो। बोल क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? बस बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार। ये देखो आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली ऐसे गए 10,000 में से 8,000 की अनडिविडेड गए। ओहो, 1500 के आसपास स्मॉल एंगल 50 की अपने ठीक है। ओहो, 500 पार्टिकल लार्ज एंगल। ओहो, और भाई साहब एक अल्फा पार्टिकल, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पानी जो होती है, मैंने लिख दिया वहां, इस तरह की सिचुएशन आप लिख सकते हैं ऐसे। थीटा एंगल से डेविएट हो, जैसे थीटा एंगल डेविएट हो रहा है, देखो ये वाला हो रहा है। अरे हां, तो कोई भी ऐसा समझो आपने ऐसे इसको कंक्लूड करा कि ये तो प्लस साइड में है, इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू ऐसे घूम रहा है, और जो पार्टिकल आ रहा है मान लीजिए ऐसा है पार्टिकल, तो ऐसे निकल गया, ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो क्लियर? अरे हाँ सर, क्या ये ऑब्जर्वेशन समझ आई है? उसका कंक्लूजन लिखा है, आप लिख लेंगे उसको। बोलो क्लियर? हाँ सर, एक ही बात दोबारा ये करना, दिमाग में सेट करते चलो, यही आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, मैं उसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। कुछ चीज नहीं हो सकती है, कुछ हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगी, उसका संडे कुछ चीज एक्स्ट्रा बताई हो, तो किसी काम की उससे आपको ज्यादा बताया जाएगा, कम नहीं। बोलो क्लियर है? आ जाइए। तो भैया कंक्लूजन क्या कहता है? सुनो, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। हां, दिस स्मॉल इज एट द सेंटर ऑफ द एटम, द पॉजिटिव चार्ज लाइक एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओह, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट। अब इसकी ध्यान से समझो इक्वेशन, अगर बहुत अच्छे से समझ देखो, ये जो उन्होंने सिंपल सी बात बोली, आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला, इलेक्ट्रॉन मान लो v ऑफ चार्ज बोल रहा है, उन्होंने सिंपल सी बात बोली, लेकिन इस पे चार्ज है Ze, कितना है Ze, न्यूक्लियस पे मान लीजिए, और इसके आगे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन्होंने ये बात तो बोली कि इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होगा kZe2/r², ये बैलेंस करेगा mv2/r। उन्होंने ये बात तो बोली, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स में बोलते हैं। क्या मेरी बात ये है? ये बेसिकली कंक्लूजन, यही काम की बात। इसकी सही बताऊं तो मैथमेटिकल बहुत लंबी हो सकती है, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम याद रखो। तो अपने तुम ध्यान से देखो तो मैं बताता हूं, मैंने सवाल करे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 3 सवाल मैंने कराए थे, तुम शायद भूल गए पर मुझे याद है कि एक चार्ज को v0 से फेंको और इसको फिक्स रखो, तो बताइए r मिनिमम क्या होगा? यार मिनिमम वही वाला सवाल है, ये क्या याद है एनर्जी कंजर्वेशन क्या करते थे? दोनों चलने लग जाए, और हां दोनों चलने लग जाए तो याद करो v सेम हो गया था, फिर याद करो एक ऊपर ले ले इंपैक्ट पैरामीटर, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ था। वो सब सवाल याद रदरफोर्ड से बनते हैं, इसमें तो है, वैसा सोच के देखो। अरे हां सर, याद करो ऐसे। अच्छा इसमें क्या करते हैं अपन कि गोल्ड न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लेते हैं, क्यों? याद है भूल गए वैसे, याद है r मिनिमम वगैरह निकाला था। अरे हां सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन याद करो, नहीं याद आ रहा है तो याद करो, इलेक्ट्रो के वो 3 सवाल तो रिलेट करते हो पाओगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओह, एक में एनर्जी कंजर्वेशन, एक में एनर्जी प्लस मोमेंटम, एक में एनर्जी प्लस एंगुलर मोमेंटम। ऑल्दो फिर मैं आपको कह रहा हूं रदरफोर्ड की मैथमेटिक्स टफ हो सकती है और होती भी। एक बार चिट्टा पाती आर्थर बीजल उसमें आप देख सकते हो, हालांकि मैं कह रहा हूं बिल्कुल लेना देना नहीं, मॉडर्न की अच्छी वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स में से एक है वो आर्थर बीजल। अभी नहीं पढ़ी उसमें से स्टाइल मान के बता रहा हूं, आपको कभी इजी करने का मौका मिलेगा तो बढ़िया रिलेटिविटी और ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ, बढ़िया ठीक है। भाव मत मास्टर कंट्रोल में रहूंगा, आपके काम की बात बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। ओह, चलिए आ जाइए। तो बेसिकली अपन ने ये बात समझी कि ये अपन ने कंक्लूजन निकाले, ये अपन ने कंक्लूजन निकाले रदरफोर्ड मॉडल के लिए। क्या याद की बात ये है? अरे सोच लो, बात तो एकदम क्लियर है सर, बढ़िया है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्की बात? लो भैया अब देखो ध्यान से। अब जैसे बेसिकली मैंने बोला कि ये इंपैक्ट पैरामीटर याद है, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जो डायरेक्ट आपका ये होता है, थोड़ा सा एक आपको याद है तो बुराई नहीं, ध्यान समझो क्या है।
क्या है पहले समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट थीटा एंगल। इसमें कभी कभी सवाल आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट थीटा एंगल, डी आपका इंपैक्ट पैरामीटर है जो आपका न्यूक्लियस है, उससे कितना डेविएट हुआ वो थीटा एंगल है। एन थीटा ऐसे समझो कि एन थीटा कैसे बहुत अच्छा पार्टिकल है और 5 डिग्री पे 600 पार्टिकल डेविएट होते हैं, 600 एन थीटा समझ में, एन थीटा क्या है? अरे हाँ ना भैया, एन थीटा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट थीटा एंगल। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट थीटा एंगल, तो आप ध्यान से समझें कैसे कि अगर 10,000 पार्टिकल जाएगा और बोला जाए कि 5 डिग्री पे 600 पार्टिकल, तो 600 इज एन थीटा। बोलो भैया अच्छा, बात तो आपकी सही है, ये इंपैक्ट पैरामीटर है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करके मैथ्स लगा के जब देखा जाता है तो इंपैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2, इसे याद कर लो। हालांकि मैं इसका प्रूफ बता सकता हूं, बताऊं क्या बाबू, कहूं क्या तो मतलब नहीं पास। हालांकि ये वाला कम आगे वाला ज्यादा यूज ना, थोड़ी सी मैथ्स की बात याद करो। b इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 एंगल ऑफ डेविएशन बराबर करना n थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट थीटा एंगल। क्या बात ये एकदम, b क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर, याद है जो न्यूक्लियस डायरेक्ट लाइन है उससे, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये बात अपन पहले भी सुन चुके हैं, बात कर चुके हैं, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो थीटा जिस एंगल से वो डेविएट हो गया, कौन? चार्ज पार्टिकल अल्फा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब देखो जो काम का फॉर्मूला सुनिए ध्यान से, देखो ये जो n थीटा है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से सुनिएगा। असली में फॉर्मूला प्रोपोर्शनल होता है z स्क्वायर, z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर, z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। अगर हम गोल्ड न्यूक्लियस की बात करें तो z की वैल्यू 79 होती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट एंगल एंड n थीटा इज इक्वल टू 1 sin 4 थीटा बाय 2, याद करो, इस पे सवाल आ चुका है, याद करो। तो तुम्हें ऐसा याद रखना है कि n थीटा इज सम कांस्टेंट, कांस्टेंट इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, z स्क्वायर बाय sin 4 थीटा बाय 2। बोलो ये याद रखना। एक्चुअली कैसा सवाल आ सकता है आपको बताता हूं कि अगर किसी सेटअप 30 डिग्री पर 1000 पार्टिकल आते हैं तो बताइए 60 डिग्री पर कितने आएंगे? ओहो, तो दोनों को क्या कर लेंगे अपन? डिवाइड। सवाल कर सकते हैं कैसे? सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कैसा, ध्यान से सुनना। अगर किसी सेटअप में 30 डिग्री पर 1000 पार्टिकल आते हैं तो 30 डिग्री मतलब तो 60 डिग्री, ठीक। कि अगर किसी सेटअप में तो 60 डिग्री पर 1000 पार्टिकल आते हैं तो 90 डिग्री पर कितने आएंगे? क्या तुम ये सवाल कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो? अरे बोलो भाई, थीटा इज इक्वल टू रेडिएशन z नंबर n थीटा इज नंबर पार्टिकल डेविएटिंग थीटा एंगल। बोलो यस और नो। क्या किसी सेटअप पे 60 पर 1000 पार्टिकल आते हैं तो बताइए 90 डिग्री पर कितने आएंगे? क्या तुम सब लोग सवाल कर सकते हो? वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे हां रे भाई, अरे बोलो, अरे हां नहीं है, ध्यान से। अगर अपन ध्यान से देखें तो n थीटा 1000 बराबर a z स्क्वायर sin 60 यानी कि sin 30 यानी कि हाफ की वैल्यू 4 है ना, और n एट 90 डिग्री तो क्या लिखेंगे k z स्क्वायर sin 90 by 2 is 45, so 1 by root 2 की पावर 4। बोलो यस और नो? अरे हाँ सर। अब 1 और 2 इक्वेशन को क्या कर दो, ध्यान से देखो, 1 और 2 इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। अगर डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 1 कर दो तो 2 डिवाइड 1 करो तो n90 बराबर 1000 इक्वल टू देखो ये आ जाएगा 90 वाला ऊपर तो रूट 2 की पावर 4 अपॉन ये 2 की पावर 4। तो ध्यान से देखो ये अपना कितना बच गया नीचे वाला, ये बच गया 1/4। ऐसा ही ना, रूट 2 की पावर 4 मतलब 2 स्क्वायर यानी कि 4 और नीचे क्या 2 4 48 8 16 तो 1/4। बोलो यस और नो? तो भाई साहब आंसर आ गया n90 पर डेविएट होंगे अप्रॉक्सीमेटली 250। अंदाजा होता है वैसे भी, एग्जैक्ट नंबर से नहीं, ठीक है। सवाल हो गया। तो इस फॉर्मूले पे आपके सवाल आ सकता है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो अगर 4 पे इस तरह के मैथमेटिकल सवाल भी आ जाएंगे, क्या आप लोग कर लोगे? मैं सवाल बना के बता दिया इसी, हालांकि नहीं भी कहा तो चल जाता, पर मैंने कहा सवाल की ज्यादा फोकस करता हूं। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तो अगर फॉर्मूले पे सवाल आएगा कर लोगे क्या? हाँ सर कर लेंगे सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? अरे बोलो भाई, अरे सोच रहे भाई? हाँ सर बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ओहो लो भैया, डिस्कस प्रोसेस अप्रोच याद है। एक्चुअली रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये अंदाजा भी देने का प्रयास करा कि न्यूक्लियस का एप्रोक्सीमेटली रेडियस किस डेटा में लाई करता है, किस डेटा में लाई करता है, मतलब किस रेंज में लाई करता है। इसका करने का तरीका क्या था? उन्होंने फोकस करा उस पार्टिकल पर, उन्होंने फोकस करा उस पार्टिकल पर जो भैया ध्यान से सुनना, जो भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से 180 डिग्री से डेविएट हो गया 10,000 में से एक। जो 10,000 में से एक, ध्यान से समझो, जो 10,000 में से एक 180 डिग्री से डेविएट हुआ, क्या वो सीधा न्यूक्लियस की तरफ? अरे हाँ, और वो पलट गया। इसका मतलब जब उनके बीच की मिनिमम दूरी रही होगी तब वो भाई साहब 180 डिग्री वेलोसिटी जीरो करके पलट गया। बोलो यस और नो? हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करते चलो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आ रहा है भाई। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, सोचो मेरी बात को अच्छे से समझो, देखिए आइए आइए समझिए। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको पहले पार्टिकल को बहुत रफ्तार में एक्सेलरेट कर लो, ऐसे समझो। तो जो मिनिमम दूरी वो ला पाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो ही घुस पाएगा ना, उसके आसपास ही पहुंच पाएगा। तो सोचो अगर इसे मैंने मालूम है, मैंने बोला एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड पार्टिकल, तो तुम जानते हो कि जो आर मिनिमम आप जानते हो, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी हाफ मास v स्क्वायर इक्वल टू, जब यहां पर पहुंचे मान लो अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू v स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से समझो, ये अपन क्या लिखेंगे, ये अपना प्लस 2e और ये ze, समझ में आ रहा है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k ze 2e कंफ्यूज मत होना, बाय r मिनिमम प्लस 0। अब वो जितना ज्यादा हम खूब बढ़िया बनने के लिए लिया कि ये इसके अंदर तो नहीं घुस सकता, r मिनिमम विल गिव यू अप्रॉक्सीमेट आइडिया, गिव यू इफ काइनेटिक एनर्जी इज लार्ज इनफ, r minimum gives us idea of radius of the range of radius, idea of range of radius of nucleus। क्या ऐसा हमने कि मैं पहले से पता था कि रेडियस ऑफ एटम होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to -10 होता है। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जो बोलो बात तो समझ आएगी। ये वही वाला सवाल जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आया था, भाई 4 मिनिमम के लिए कहिए देखो भाई।
अरे सोचो भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। अरे पक्की बात, सही लगा है सर, बढ़िया लगा है सर। अब सुनो देखो, अरे बोलो भाई। भैया बोलिए यार, ओ हो चल बोलो, समझ आएंगे बताओ, गाइस समझ आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, ऐसा आइडिया है। चलिए को कटिंग वाली बोलना बोलने तो लिख दूंगा। हेल्प ऑफ प्रोसेस मिनिमम, ये वाला पंगा क्या समझो, ये विद हेल्प ऑफ रीड जो पीछे पड़ा ना, ये वाली कहानी, ये वाली, इसको मिलाकर विद ये अलग अपना काम आएगा, ये अपन बात करेंगे जब अपन मॉडल 2 पढ़ेंगे, मतलब रेडियो उसके बारे में पढ़ेंगे जब अपन न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, तो न्यूक्लियस की स्टडी तभी फॉर्मूला आएगा। क्या है अब एक बात समझो, उन्होंने ये बोला धीरे-धीरे अपने एक्सपेरिमेंट्स को और एनहांस करके, और बहुत सारे लोगों ने ये बात को एनहांस करा और बताया, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये बताया कि एक और बात ऑब्जर्व करिए, न्यूक्लियस रेडियस फॉर डिफरेंट एटम्स is different. It increases with increase in atomic mass number. That is A. तो एक रिलेशन लिया गया है। जब बहुत एक आपको सिंपल आइडिया बताऊं कि जब बहुत रिसर्च करी तो हमें ये अंदाजा लगा कि रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ रेंज, हमें क्या आइडिया लगा 10 to the power -10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, एंड रेडियस ऑफ बाई मिनिमम की उससे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ रेंज approximately 10 to the power -15। ये बात दिमाग में, एंड दिस डेटा शोज कि एक एटम में अगर जो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है, बिल्कुल कौन कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि प्रोटॉन्स, जिसे पॉजिटिव चार्जेस को बुला ली। अच्छा, उसकी किसी न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्टडी भी अपन थोड़ी बहुत करेंगे, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अरे हां सर, इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे अपन। अरे हां सर, हां अभी जरा समझो कि इन एक्सपेरिमेंट्स से हमें समझ में आया कि जो एटम है उसके सेंटर पर बहुत एक छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, इसका लगभग 10 to the -3 मीटर होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मैक्सिमम स्पेस खाली होती है, वो एटम की खाली स्पेस है, वो क्यों इतनी होती है, एटम का रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो तो 10 to the -10 मीटर का है, पर 10 to the -15 मीटर के अंदर ही अपना जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, सॉलिड स्फीयर जिसे आप बोल सकते हो, वो इतनी स्पेस नहीं है। तो सोचो, इसीलिए मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब उसमें बहुत बातें करी गई है, फॉर्मूला क्या बाद में काम में आएगा, बाद में रट लो। तो बोला गया कि डिफरेंट जिनका मास नंबर अलग-अलग है, जिनका मास नंबर अलग-अलग है, क्या उनका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलग होगा? हां, उसका ये फॉर्मूला है। ये क्या है यार? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम का नहीं है, यार एटम का नहीं है, किसका? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A, R बराबर R नॉट, और R नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 × 10 -15। जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब सवाल करेंगे। अभी ऐसा समझो, रदरफोर्ड के साहब के सम्मान में हमने उसे पढ़ लिया, तो रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंटल आइडिया मत दीजिए, ही हैज गिवन यू आइडिया अबाउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और हां, उन्होंने काफी सारी चीजें बता दी जो भाई साहब बोर मॉडल ने बहुत फायदा उठाया और उसको और आगे का बेस बनाया। तो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, उतार लो, जैसे मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए, तो एक फॉर्मूला पढ़ लिया, याद सीधा फॉर्मूला है, पूरे रदरफोर्ड का सवाल क्यों फॉर्मूला को थीटा बताया, n थीटा क्या था, z स्क्वायर बाय sin 4 थीटा बाय 2 के प्रोपोर्शनल। एक थोड़ा सा याद कर लो, इंपैक्ट पैरामीटर रिजल्ट प्रोपोर्शनल थीटा बाय 2 एंगुलर डिवीजन याद है, कुछ प्रूव नहीं करना, सब लॉ है तुम्हारे लिए, आप ऐसा समझिए। और ये अपना r बराबर r नॉट, r किसका है? एटम का न्यूक्लियस का, सब न्यूक्लियस, r नॉट एक कांस्टेंट इसके 1.1 × 10 देखो ये मीटर, और मास नंबर आप लोग जानते हो, जानते हो, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। तो ये फॉर्मूला बाद में आएगा, भी बस रट लो, बाद में फिर से चर्चा करेंगे, तब इसकी कहानी को और पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया। आ जाओ तो मजा आया, तो और देखो। अब ये बात किया रदरफोर्ड फेल क्यों, रदरफोर्ड फेल क्यों हो गया? एक्चुअली क्या है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपने बात मेजर कारण क्या था मैं बोलूं। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड उतना एक्सपेरिमेंट से बात बोली, प्रतिशत ने बोला कि देखो, जब भी चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। और हां, जब भी चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, ठीक, उन्होंने बोला बात बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, तो जो आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो उनको एक्सेलरेटेड सेटल कर रहे हो। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो पहली बात तो एक्सेलरेटेड, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ना चाहिए, वो तो आई नहीं रही, एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आ रही। अरे हां सर, बाहर लिखा तो लिखा होगा बढ़िया, पहले समझ लो क्या कहूं, तो पहली बात इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अच्छा, दूसरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, अगर ऐसे करें तो एनर्जी छोड़ना चाहिए, तो एनर्जी होती है हमें नहीं पता, अगर एनर्जी छोड़ रहे हैं तो एनर्जी छोड़कर धीरे 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 स्पाइरल पाथ लेकर वो न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी लूज हो रही है। पर ऐसा भी नहीं हो, एटम स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड साहब क्यों स्टेबल है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लॉजिक था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दोस ऑल द चार्ज पार्टिकल्स दोस एक्सलेटिंग रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इफ दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय टेकिंग a spiral path because they are losing, they should lose energy, but that is not what happening in actual reality, and Rutherford sir is not able to explain this phenomena। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। So these are the major reasons, हालांकि एमिशन स्पेक्ट्रम और रेजोनेंस स्पेक्ट्रम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर जो मेजर रीजन माने जाते हैं वो ये देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल द चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट हमें स्टेबल एटम से ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऐसे मतलब रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फाइनली शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। अगर इनकी थ्योरी को सही मान लें तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे चक्कर खाते हुए अंदर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इस बात को भी रदरफोर्ड साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप ये मान सकते हो कि रदरफोर्ड ऐसे रदरफोर्ड साहब को इंपॉर्टेंस नहीं, उन्होंने चीज बता दी, उसके लिए सब आगे बढ़ाएंगे। और हां सर, पर इन दोनों बातों का वो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि उनके एटॉमिक मॉडल में और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी, और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को पूरा करने में कौन आगे आए? तो थे बोर साहब। अरे हां, बहुत बोर करेंगे वो, क्या बहुत सारा पढ़ते हो, पर कोई बात नहीं, अपन उसको नहीं सकते, उसको पढ़ने वाले। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर। रदरफोर्ड साहब एक्सपेरिमेंट करने पड़ा, बिल्कुल पड़ा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पड़ा आपने, उसकी ऑब्जर्वेशन करी, वो करने पड़ा, उसके कंक्लूजन पढ़े, दो तीन अपने फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले पढ़कर एक सवाल भी कर लिया, और क्यों फेलियर हुआ ये भी करने पड़ा। बोलो क्लियर है क्या? हां सर, ये बातें आपको रदरफोर्ड साहब की ऐसे एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में पढ़ाई है वैसे याद होनी चाहिए। अगर इस पे सवाल आया हो तो मेरी बातें याद रखिए, कोई सवाल मैं गलत नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? याद आएगा सर, पढ़ रहे हैं हम आजकल, पक्की बात, अपना चालू करें ना, तुमने बाल भी में आके यार, मैंने बहुत मौज काटी है कि नहीं?
ऐसा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बहुत सारे बच्चे काटते हैं, बात तो टेंशन नहीं है। आप पढ़ते रहो एकदम लगातार लगातार पढ़ते रहो, पक्का अच्छा करोगे, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। आ जाइए, अरे आगे बढ़ जाइए मास्टर, अरे सोचो भाई, अरे भाई भाई, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, मजा आया सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अब कौन सा मॉडल? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। अगेन रदरफोर्ड साहब की काफी चीजों को यूज में लिया, जो पिछली मॉडल को काफी यूज किया, उन्होंने अपना एक नया मॉडल को पोस्ट करा व्हिच इज मोर एक्यूरेट, व्हाट मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सैटिस्फाइज। बोलो क्लियर है, उन्होंने बहुत अच्छे से सही बताऊं तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करा, रदरफोर्ड साहब इसको नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबल क्यों है वो, है ना, उन्होंने पोस्टुलेट दिया, उसका बाद में लॉजिक क्या था, उसके पहले भी दे चुका हूं तुमको, वो आप पहले काम पे अंडरस्टैंडिंग जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मैटर वेव्स, और हां सर बताइए वो वाली काम की बात थी, इन्होंने एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हम देखते हैं उसको बहुत क्लियरली अच्छे से समझाया कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए उसकी बहुत महत्ता है। अब उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने को बोर मॉडल समझ में आना चाहिए। आ जाइए, अच्छी उन्होंने क्या क्या कहा उसको समझने का प्रयास करते हैं। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल फिर से क्या आपने पढ़ा है, पर वापस अपन इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे सुनते हैं, देखते हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड साहब की तो बात बोली, ये बात मान ली उन्होंने कि भाई जो एटम है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, इट मींस एट न्यूक्लियस positons and positive charges are concentrated। रुक जाओ भाई, जल्दी कि positive charges are concentrated at center and electrons are revolving it, and electrons are revolving it around orbits। उन्होंने बोला कि ऑर्बिट कोई नॉर्मल ऑर्बिट है, ऐसे कहीं इलेक्ट्रॉन there are some specific orbits and he calls them stable orbits। अच्छा, तो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं जहां तो स्टेबिलिटी शो करते हैं, और स्टेबिलिटी इन अगर इन ऑर्बिट में घूमेंगे तो स्टेबिलिटी शो करेंगे, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएंगे। अच्छा, उन्होंने बहुत छोटी बातें बोली। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकमेंट्स के लिए वैलिड है। मतलब अभी क्या परेशान मत हो जो मैं बोल रहा हूं, इसको समझ लो, सुनते चलो, सुनते सिंगल इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम में दो होते हैं, और समझो एक निकाल दो हीलियम प्लस। अच्छा, लिथियम में होते हैं तीन, तो उसमें से दो निकाल दो तीन। इन्होंने जो कहानी सुनाई ना, इनके असल में ड्रॉबैक भी एक, इनके फेलियर का कारण ये, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, इन्होंने आधी चीजों सिर्फ ऐसे ही एटम्स के बारे में स्पेसिफिक हो पाए जो बेसिकली अगर अपन ध्यान से सोचें तो जो बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन लाइक है। हाइड्रोजन लाइक मतलब जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो नहीं छोटे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय r को भी फॉलो करते हैं, पर कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में ये कहानी करी जाती है। छोटी छोटी बातें और जो आपको दिखाई दी जाएगी, तो सुन लो, लिख लो, ध्यान से समझो। आ जाओ, Z E n equal to 1 2 3 1 2 3 4 मतलब जो स्टेबल ऑर्बिट्स उन्होंने बोले, इलेक्ट्रॉन्स इनमें ही घूमे होते हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑर्बिट्स जिनको अपन ने बोला, इलेक्ट्रॉन्स अपन ने जिनको बोला, न्यूक्लियस जिसको अपन ने बोला, ये सब बात अपन पहले कर चुके हैं। मीन बोर प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक सेलुलर पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट सर्टेन लेवल्स एनर्जी स्टेट 1 2 3 को मैंने भी बोला। दिस मॉडल वाज सक्सेसफुल टू प्रेडिक्ट द ग्रॉस फीचर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। कैसे? ये ग्रॉस फीचर्स कौन सा? स्पेक्ट्रम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये मैं आपको कैसे बाद में बताऊंगा, ये बाद में समझाऊंगा, यह बाद में समझाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पर इन सब बातों को एक्सप्लेन कर पाए। दिस मॉडल इज स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजनिक एटम्स, मतलब H, He+, Le2+, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स आर दोस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद पॉजिटिव चार्ज प्लस Z एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। नीचे लिख दिया हमने बात को। दिस मॉडल इज एक जो मैंने लिखा 3 मिनट किया पूरा, देख लो तुम इसे, वही घुमा के लाके बोल बात। बोर हैज एक्सप्लेन्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 3 स्टेप्स कॉल्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। इस पे भी बात करेंगे। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए जिनसे उन्होंने पूरी कहानी को समझाया, वो क्या है अपन अभी समझेंगे। जैसे कार्डोस, तो कार्डोस वाले बेसिक बात, बेसिक्स ऑफ बोर मॉडल्स, बेसिक्स ऑफ बोर मॉडल्स जो मैंने बोला उसको लिखा हुआ आ गया है, मैंने पूरा इसलिए लिखा है ताकि कुछ भी छूटे नहीं। फटाफट लिखते चलो। बेसिक ऑफ मॉडल तुम जानते हो, काफी सारी चीजें, कोई बता दे बोर मॉडल में यार, बहुत बोर रहेगा नहीं, तुम्हें आता भी होगा पहले से थोड़ा बहुत। हां, सुनो ध्यान से, कुछ चीज नहीं आएगी, रीजन हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए काम हो जाएगा। यहां पे लोग केमिस्ट्री में सवाल है, गलत नहीं हो। हो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर, अरे सोचो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, उतारो फटाफट। अब वो सामने पूरी थ्योरी को 3 पोस्टुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, 3 पोस्टुलेट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट। तो बेसिक पोस्टुलेट्स जो आपने पढ़ा उनमें से निकल के आएंगे, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा mvr = nh/2 इससे बस सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। क्या अभी बस समझे, तो लिखे 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल्स। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट हम लिखना चालू करते हैं, बोलो क्लियर है। तो इसलिए बेस बनाया रदरफोर्ड मॉडल को, उसके आगे कहानी सुनाई। पर एक बात याद रखना, ये सिर्फ वैलिड है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, मतलब जिनके आउटर ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तब ये वैलिड है। पर हाइड्रोजन की कहानी को बहुत स्पेसिफिकली, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा, ध्यान से समझो। उन्होंने क्या बोला, दिस पोस्टुलेट बोर एनालाइज फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मास ऑफ न्यूक्लियस फार ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझो, इन्होंने बोला कि भाई जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियस है, वो तो वैसे भी अपन जानते हैं, हम लोग बाद में पता पड़ेगा, ध्यान से समझना है, बाद में पता पड़ेगा, अपन जानते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे उन्होंने ये इंटरप्रेट करा, याद करो तुमने अगर कभी कहानी सुनी हो तो, बेसिकली जो आपका चार्ज है, क्या है चार्ज, ये इसके अराउंड घूम रहा है, ये घूम रहा है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड घूम रहा है। अब बेसिकली कौन रेस्ट पर है, कौन रेस्ट पर है, इन दिस वी हैव अज्यूम एट रेस्ट, बिकॉज़ ध्यान समझना, बिकॉज़ न्यूक्लियस, मैं आपको क्या कहना, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स का होता है, और सॉरी न्यूट्रॉन्स का होता है, उनका मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला कि मास न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज़ न्यूक्लियस मास इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड to mass of electron. Therefore, we can assume that electrons are revolving and nucleus is at rest. ये वैसी बात है, इस समय तुम्हें कौन घूम रहा है, वास्तविकता में 2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं। अरे हाँ, वास्तविकता में किसके अबाउट घूमते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसके बाद में बताऊंगा मैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम के भी अपन एक बात में सवाल कराएंगे, ऐसा नहीं कि मैं इस बात को यही छोड़ रहा हूं, बाकायदा एक अपन बात करेंगे, इसमें 2 स्टार होंगे, दोनों एक दूसरे के अबाउट घूम रहे होंगे। इस पे भी मैं आपको रिड्यूस मास का कांसेप्ट बताऊंगा, अच्छा थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए। अभी क्या समझो, न्यूक्लियस का मास समझो 1 लाख किलो है, तो भाई ऐसा ऐसा समझो 1 लाख है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 है, तो कौन वास्तविकता में किसके अबाउट घूमते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं, कैलकुलेशन मार्क मिलेगा, आप समझे, इन रियलिटी दे रिवॉल्व अराउंड देयर COM। ठीक है, आप कैसे समझो, COM याद करो, तुम याद करो M1, ये दूरी याद करो M2, और मान लो दूरी R, याद करो COM कहां होता है, याद है ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती थी M2R अपॉन M1 प्लस M2। और ये हाँ बड़ी होती थी ऐसे, सोचो कि अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो इस वाले केस में है दिस दूरी इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि M2 बहुत छोटा हो गया, तो M2 आ गया, M1 प्लस M2 किसको टेंड कर गया, अप्रॉक्सीमेटली 0। देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड
न्यूक्लियस। जो लिखा हुआ लेफ्ट में अभी लिखना, पहले समझो इस बात। बोलो क्लियर है? और हाँ, ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये क्यों मैंने बोला, अलग से कैलकुलेशन कराऊंगा आगे, अच्छे सवाल इसकी कैलकुलेशन कराऊंगा और आगे परेशान मत हो। पर याद रखो कि इसके में ऐसा हवा में एटम भी और इलेक्ट्रॉन भी, इसको रेस्ट पर माना गया एटम, सॉरी न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी है। इन रियलिटी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास घूमता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूमता है, दोनों सेंटर ऑफ मास के पास घूमते हैं। बट चूंकि सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है न्यूक्लियस में ही, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है। ये वैसी ही बात है कि सर आपके बहुत मानते हैं, सर के बहुत मानते हैं, दोनों वास्तविकता में सेंटर ऑफ मास के बहुत घूमते हैं। और हाँ सर, पर सन का मास बहुत ज्यादा है तो रेस्ट मानकर हम अर्थ को घूमता हुआ मान लेते हैं। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मेरे फोर्स आपने बोला वही कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है k z e by r square equal to mv square by r, so electrostatic attraction is will be balancing the centrifugal force. This is Bohr's first postulate, मतलब इसकी पहली कहानी का एक समावेश। postulate मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा बोलो क्लियर है क्या? तो फर्स्ट postulate समझ आएगा अच्छे से कि उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस and we are considering nucleus at rest. Why? Because nucleus masses are larger than electron masses, that is why we are assuming that it is shifting, the central mass is shifting into the nucleus. Okay बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बात तो सही लग रही है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। उतार लें बोर्स फर्स्ट postulate। और ये हाँ सर वो क्लियर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर, अच्छी बात। क्या मास्टर आगे बढ़ाए? अरे पक्की बात, बिल्कुल बढ़िया सर, बिना किसी दिक्कत के बढ़िया सर, शानदार तरीके से बढ़िया सर, वाह सर, वाह। अब देखो भाई, अगर हम बात करें तो आगे सेकंड पोस्टुलेट ये है mr equal to n over 2 भाई, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सम स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स, दोज सेटिस्फाई MVR, ऐसा समझो। उन्होंने बोला कि उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिन ऑर्बिट्स में ये रिलेशन होल्ड करे, क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh over 2 pi, where h is Planck's constant and n is an integer. n की वैल्यू चेंज करते जाओ और ये कहानी होती जाएगी। ओहो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे v r रेडियस में घूमता हूँ मानूं, तो क्या फॉर इलेक्ट्रॉन इन आवर मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, न्यूक्लियस तो चल नहीं रहा है, तो नंबर मॉडल इज MVR। सोच के देखो, v और r में कितना है? 90। एंगुलर मोमेंटम होता है कितना? mr क्रॉस v। अरे हाँ सर, MVR इक्वल टू nh over 2 pi। तो तुम इस लिस्ट, ये पोस्टुलेट ये है, ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh over 2 pi। अपने मॉडल के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर मॉडल MVR इक्वल टू nh over 2 pi, अपने से कहानी लिखेंगे। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ, e उसकी रफ्तार, सॉरी v उसकी रफ्तार, r उसका रेडियस, n को इंटीजर मान 2 रखते जाओ और 2 pi अपन जानते हो h है अपना Planck's constant 6.624 into 10 to the minus 34। गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शर्माने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो यार। अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें? आ जाइए, ये हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली ऐसे अपना z होता है, अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसे अपने ऑर्बिट्स होते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? h over 2 pi, L1, L2 का कितना है? 2h by 2 pi and so on। बोलो समझ में आ रहा है? तो these are the stable orbits, the orbits which will satisfy this relation will only be able to where electron can be found only। अरे yes or no? Yes sir, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो यार। अरे पक्की बात, अरे गारंटीड। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। आगे बढ़ जाएं। ये कहानी है, ये सेकंड पोस्टुलेट है जो आपको याद होना चाहिए। ध्यान देखो, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव इन मैटर वेव्स, याद है? बताया इस बात की रिलेशन में सेटिस्फाई करा, क्या करा था याद है? जेडी लो इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्टैंडिंग वेव की तरह मान लो, याद आ रहा है? और ये तो याद करो कि इलेक्ट्रॉन ये 2 pi r था, और हाँ सर क्या ये n लैम्डा के बराबर, तभी तो ऐसा हुआ था। और हाँ, और याद करो अगर इसे वेव मान लें, लैम्डा की वैल्यू क्या थी? h by mv, तो MVR इक्वल टू nh over 2 pi। दिस शोज, ये पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एंड इन दिस और एंड इन दीज ऑर्बिट्स, ये बहुत सामने नहीं बोला पर ये प्रूफ हो गया उनकी बात को और जस्टिफाई करने के लिए। दिस शोज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एंड इन दिस ऑर्बिट्स इट इज स्टेबल बिकॉज फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स। दैट इज व्हाई ये बोल दिया गया एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स का नाम ही स्टैंडिंग है, क्योंकि भैया वो स्टैंड कर जाती हैं, उनमें कोई एनर्जी इधर पास नहीं होती, ट्रैवलिंग वेव्स नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो ये था आपका बोल का सेकंड पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट? सेकंड पोस्टुलेट। फिर कह रहा हूं गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बढ़िया। बोलो क्लियर? क्या सेकंड पोस्टुलेट अच्छे समझ में आया? MVR को तो वही MVR को तो के z स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर r से बहुत अच्छे प्रूव करेंगे, तो ध्यान समझिए, सारी चीजें आप जानते हो ढंग से। बोलो क्लियर? उतार लो उन्होंने छोड़ा तो नहीं, नहीं सब बातें लिखी हो, इस बारे में जानते हैं पोस्टुलेट टीचर। MVR इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट्स, की बात हम समझ। बोलो क्लियर है? प्रोटॉन इज हैवी मास, पार्टिकल इज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, एटम मास, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेंटर मास, ये तो हम लिख लिया। प्रोटॉन एट द रेस्ट मास वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन्स, हम लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स बिहेव लाइक अ स्टेशनरी वेव, ये अपने ये भी बात लिख ली। इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिसिपेटेड, एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड बाय द स्टेशनरी वेव, हेंस दे आर स्टेबल इन दीस ऑर्बिट्स। सब लिख दिया, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत को जानने की जरूरत नहीं है इसमें, जो नहीं बोला वो ये सब लिखा मैं लिखा दिया मैंने। चलिए आ जाइए थर्ड पोस्टुलेट, अगेन बहुत इजी। उन्होंने बोला उन्होंने चर्चा कर ली, पहले मोमेंटम की, उन्होंने चर्चा कर ली फोर्स की, अब उन्होंने चर्चा कर ली एनर्जी। उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसी बात है, काइनेटिक एनर्जी भी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी। अगर अपन ध्यान से देखें तो आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करो Q1 Q2, अगर दो पार्टिकल हैं और उनमें कोई और कंसीडरेशन नहीं करा जा रहा है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q1 Q2 by r। बोलो क्लियर? न्यूक्लियस के सेंटर पर चार्ज है
जेड ई बाई आर। अच्छा माइनस क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यस और नो? अरे हाँ सर। अच्छा बहुत ध्यान से सुनो, अपन ने पोस्टुलेट 1 में लिखा था तो क्या था? फोर्स क्या था? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, फोर्स बैलेंस। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू यानी आपको मान दिया के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है? वो है प्लस ए मैग्नीट्यूड से। अगर पोटेंशियल मैग्नीट्यूड की बात करें, पोटेंशियल नेगेटिव ध्यान रखना। अच्छा क्या काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर। अरे हाँ सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो क्या एम वी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि क्या इसे लिखा जा सकता है? के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। अरे हाँ सर, बोलो सही लिखा क्या? नहीं देखो, हाफ एम वी स्क्वायर और ये पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और ये तो अगर बहुत ध्यान से लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी -20 जूल, काइनेटिक एनर्जी होगी 10 जूल। अरे हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होगी -1000 जूल तो काइनेटिक एनर्जी होगी 500। ये रिलेशन आपको समझ में आना? अच्छा टोटल ई क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? ध्यान से देखो, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस, अगर इस टर्म्स में लिखते हैं तो के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। ओके तो इसे लिख सकते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ध्यान से लिख सकते हैं माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। और हाँ यानी कि ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और हाँ और आप ऐसे लिख सकते हो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। अच्छा ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव। कई बार ये पूछा जाता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है? किसी ने सवाल पूछा, इस बात को समझो कान को। अरे समझ आया कि नहीं आया? किसी ने हमसे पूछा कि यार एक पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर अपन ध्यान से देखें तो पहली बात वो तो मर्ज हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, चिपक क्यों नहीं जाते? अच्छा अगर इन पॉजिटिव और नेगेटिव को क्यों भगवान ने अलग नहीं रखा? बहुत दूर डिफाइन करते तो इनकी एनर्जी कितनी होती? जीरो। आप एक बात जानते हो जितनी कम एनर्जी होगी तो उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती। अरे हाँ सर ये बात तो सही है, जितनी कम एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव लेस देन जीरो, इस पे ध्यान दीजिए। why atoms are more stable than why atoms are more stable किस सिचुएशन से? Zd and infinity, when Zd इलेक्ट्रॉन are at infinity तो उनकी एनर्जी कितनी? ध्यान से देखो, अगर मैं Zd और इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट दूरी पर तो टोटल एनर्जी कितनी है? बस सोचो इस सिचुएशन में कैसी है? नेगेटिव, यानी कि जीरो से भी कम, मतलब इस सिस्टम से भी स्टेबल है। अरे हाँ इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करा दिया तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली यूज करके हमने ऐसे सिस्टम क्रिएट कर लिए जिसमें पॉजिटिव साथ दे रही है, एक और घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी अनंत में देते उससे भी कम है, उससे भी कम है। अरे हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बिल्कुल सही सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, उतार लो इसको। हाँ और समझ में आनी चाहिए पूरी, काम सब याद होना चाहिए भाई साहब, ये सारी चीजें, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ फिर से लिख लो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब याद होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, सब इंटरलेटेड और ये सब दिमाग में सेट होना चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों हमारा दिस सिस्टम एटम स्टेबल? बिकॉज़ अगर हम दोनों बैलेंस पे देते तब भी एनर्जी जीरो आ गया, हमने दौड़ कम कर दी जबकि दौड़ा भी दिया इलेक्ट्रॉन को, पर हमने देखा भैया दौड़ाने से कुछ स्टेबिलिटी आ गई और हां इलेक्ट्रॉन को व्यू की तरह कर लिया तो उसने स्टेबल ऑर्बिट बना लिया। और हां तो इसकी थर्ड पॉस्टुलेट में चर्चा करी गई इसकी एनर्जी की। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हां बात तो सर आपकी क्लियर है, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। क्या तीनों पॉस्टुलेट पहले से याद थे? हो सकता है तुम्हें याद हो, पर जैसे मैंने बोले आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन बढ़ाते जाएंगे, कहानी को सुनते जाएंगे। आइए देखिए सुनिए समझिए हम सब। हम समझ इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन बाय द वे न्यूक्लियस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्टेबल इज नॉट एनी एनर्जी रेडिएशन ड्यूरिंग एवोल्यूशन टेंपरेचर रेडिएशन ओनली व्हेन इट मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड द एनर्जी ऑफ इंटररेडिएशन इज इक्वल टू क्या समझो क्या लिखा? अगर आप ऐसा समझो आपका ही नहीं है, अभी बात समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस n बराबर 1 में घूमता है, या आप ऐसा मानो कि आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 या ऐसा मानो n बराबर 3 में घूमता है। अब मुझे एक चीज तुम बताओ पहले अच्छे से पीछे से पढ़ने देखिए, तो टोटल एनर्जी थी ना वो क्या थी? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। अरे हाँ अगर तुम ध्यान से देखो एज आर इंक्रीज और एन इंक्रीजेस, एन बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। देखो एज आर इंक्रीजेस और एन इंक्रीजेस, ओहो बताओ तो ये का काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी का क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर आर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा बट टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। नेगेटिव है ना, मैग्नीट्यूड घटेगा, -2 बढ़ा कि -3 बढ़ा है, मैं मान लो -3 से -2 पे आए तो मैग्नीट्यूड तो घटा, पर सोच ले अगर नेगेटिव से सोचे तो -2 बढ़ा कि -3 बढ़ा है, -2 बढ़ा है, यानी टोटल एनर्जी बढ़ी। ओहो यानी कि सोचो अगर आपका इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना मींस अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट बेसिक बात में ले जाना है तो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 यानी कि 1 से 2 ले जाना है तो देखो टोटल एनर्जी बढ़ रही, ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे तुम देखो जब आप आर बढ़ा रहे हो, एन बढ़ा रहे हो, टोटल एनर्जी घट रही है, टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड घट रहा है, टोटल एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटेगी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा यानी कि अगर मैं 1 से 2 ले जाऊं या 2 से 3 ले जाऊं या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट ले जाऊं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर मैं वाइस वर्सा मतलब अगर मैं हायर स्टेट से लोअर ले जाऊं तो एनर्जी मिलेगी, एंड वाइस वर्सा मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट जाने में एनर्जी मिलेगी। तो सोचो अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जा रही हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी और अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो तो एनर्जी
इसे बड़ा याद रहेगा, मिलेगी एनर्जी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे हाँ सर, खेलता एनर्जी का है ना, टोटल एनर्जी का क्या होगा आपको देखना पड़ेगा ना, बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अरे बोलो भाई, तो अगर अपन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी, और हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो आपको देगा। अच्छा, ये बात तो आपकी सही लगी है सर, अच्छा सा लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर है सर, सही लग रहा है, बढ़िया, जोरदार, शानदार, मजेदार, जबरदस्त, ये तो हो गया, समझ आ गया, बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात, मैं इसी स्लाइड से कहानी को आगे टाइम पर चालू करूंगा, तो इसकी कहानी सब पैक होती जाएगी बढ़िया अच्छे से, तो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, तो बहुत धीरे-धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स सब अच्छे से समझ में आए, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत शुद्धता और दिल के साथ पढ़ाया है, गड़बड़ मत करना, रिजल्ट लाके बताना। इसके लेक्चर्स मैंने आपके से काफी कम में भी खत्म कर सकता था, पर मैंने आपको ढंग से धीरे-धीरे बोले हैं, थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी मेरी दोनों की ज्यादा होगी, नहीं तो बहुत हो गया, तुम्हारी भी ज्यादा होगी, पर ये बात है कि